नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को फिर से अपनाने की जरूरत है। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संशोधित अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति का संचरण असमान रहा है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 5 वर्ष पूरे हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर अवसंरचना और परिवहन क्षेत्र से संबंधित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडल को फिर से अपनाने की जरूरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए से कम लागत वाली सड़क परियोजना का निर्माण का कार्य BOT मॉडल के माध्यम से सौंपा जाना चाहिए। BOT मॉडल के तहत निजी क्षेत्र के किसी डेवलपर को एक निश्चित अवधि या रियायत अवधि के लिए किसी बुनियादी ढांचा सुविधा या सेवा का निर्माण करने और उसका संचालन करने का अधिकार दिया जाता है। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उस सुविधा या सेवा को सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 2007 और 14 के बीच राजमार्गों के निर्माण के लिए केवल BOT मॉडल का ही उपयोग किया जाता था। वर्ष 2018-19 और 19-20 के दौरान किसी राजमार्ग के निर्माण का कार्य BOT मॉडल पर नहीं सौंपा गया था। BOT मॉडल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाता है और निजी अभिकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इससे सरकार के राजकोषीय बोझ में कमी आती है। कम समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करके परियोजना के कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि सड़क अवसंरचना में निजी निवेश से संबंधित और भी मॉडल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग खरीद निर्माण मॉडल यानी EPC मॉडल। इसके तहत लागत पूरी तरह से सरकार वहन करती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए बोलियां आमंत्रित करती है। दूसरा है हैम मॉडल यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हैम एक हाइब्रिड मॉडल है। ये 40% EPC और 60% BOT मॉडल का मिश्रण है। हैम मॉडल में सरकार निजी डेवलपर्स को निर्माण सहायता के रूप में परियोजना लागत का 40% भुगतान करती है और शेष 60% की व्यवस्था डेवलपर्स द्वारा स्वयं की जाती है। और आइए अब बात करते हैं पर्यावरण क्षेत्र की। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन कारकों की पहचान की गई है जिनकी वजह से किसी देश या क्षेत्र में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और प्रसार हुआ है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया भर के सभी क्षेत्रों और बायोम में 37,000 से ज्यादा विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हुआ है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2019 में वार्षिक रूप से $423 अरब से अधिक का नुकसान हुआ था। आक्रामक विदेशी प्रजातियां ऐसे पादप, जानवर, रोगजनक और अन्य जीव हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की देशज प्रजाति यानी नॉन नेटिव्स होते हैं। ये प्रजातियां किसी क्षेत्र को आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकती हैं या मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती हैं। विश्व में जैव विविधता हानि के लिए उत्तरदायी 5 प्रमुख कारकों में आक्रामक विदेशी प्रजाति भी एक कारक है। बाकी और कारक हैं भूमि और समुद्र उपयोग में परिवर्तन, जीवों का प्रत्यक्ष दोहन और जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य संख्या 6 का उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को खत्म करना, कम करना, घटाना या शमन करना है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने काफी प्रभाव दिखाया है, जैसे कि एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल फीवर जैसी बीमारियों का अन्य क्षेत्रों या देशों में प्रसार किया है। इसके अलावा कैरेबियन फॉल्स मसल्स यानी माइटिलोप्सिस सल्लई ने देशज क्लैम और ओयस्टर प्रजातियों को लगभग समाप्त कर दिया है। इस वजह से केरल में स्थानीय मत्स्य संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये प्रजातियां वैश्विक स्तर पर कई वनस्पति एवं वन्य जीव
प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बन रही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्थल आधारित या पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन प्रणाली अपनाने की जरूरत है। सीमाओं पर जैव सुरक्षा और आयात नियंत्रण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। IPBES के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बुसान आउटकम दस्तावेज के आधार पर 2012 में स्थापित किया गया था। ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। इसका सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। इसके भारत सहित 143 देश सदस्य हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संशोधित अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना मूल रूप से 2017 में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ASI और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साझा प्रयासों के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों के संगठनों और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी से स्मारक स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ASI का महानिदेशक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के खर्च के निमित्त स्वैच्छिक योगदान कर सकता है। योजना में संशोधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि योजना के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता की कमी है। गोद लिए गए स्मारक स्थलों के लिए जिन सुविधाओं के प्रस्ताव किए गए हैं वे अव्यवहारिक हैं। गोद लिए गए स्मारक स्थलों पर अर्ध व्यावसायिक गतिविधियों के कारण समस्या उत्पन्न होती है। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 योजना की अगर हम बात करें तो इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके तहत स्मारक सारथी योजना चलाई गई। ये निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या ट्रस्ट या NGO सोसाइटी कोई भी हो सकते हैं जिन्हें ASI द्वारा इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इन्हें पहले स्मारक मित्र कहा जाता था। इसके अलावा परियोजना का वित्त पोषण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR कोष का उपयोग कर सकेंगी, जबकि अन्य संस्था या व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वित्तीय योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 योजना में लचीलापन भी रखा गया है। किसी स्मारक को पूर्ण रूप से गोद लेने की अनुमति होगी या फिर एक या एक से ज्यादा स्थलों के लिए पेयजल सुविधा, स्वच्छता सेवाएं जैसी सुविधाओं में से एक की जिम्मेदारी लेने की भी अनुमति होगी। साथ ही सुविधाओं का 4 आयामी फ्रेमवर्क बनाया गया है: स्वच्छता, पहुंच, सुरक्षा और ज्ञान। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत है। AMASR अधिनियम 1958 और पुरातत्व और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के द्वारा ये संचालित होता है। भारतीय पुरातत्व संस्थान की भूमिका ये है कि ये पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी प्रमुख संगठन है। इसके अलावा ये संगठन विदेशों में भी कार्य करता है, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का संरक्षण, अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा का संरक्षण और पुनरुद्धार। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति का संचरण असमान रहा है। मौद्रिक नीति संचरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति और समृद्धि के अंतिम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतिगत कार्रवाई प्रसारित की जाती है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। यही ब्याज दरें आर्थिक गतिविधि, मुद्रास्फीति आदि को प्रभावित करती हैं। इसलिए दर परिवर्तन का संचरण तात्कालिक होना चाहिए। त्वरित संचरण से केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। संचरण में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत यानी MCLR प्रणाली की शुरुआत की थी। यदि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति में बदलाव के साथ सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता तो मौद्रिक नीति संचरण को असमान संचरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए रेपो दर में 1% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 10 वर्षीय AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रसार में केवल 2 से 3 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। संचरण में असमानता के कारण बैंकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के कारण जमा राशियों की उच्च औसत लागत और उच्चतर ब्याज दर। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा NPA परिसंपत्तियां हो रही हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने और सेवा देने की उच्च लागत। इसके अलावा बकाया वसूली में ब्याज रहित परिचालनात्मक व्यय और प्रक्रियात्मक बाधाएं यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट कहीं न कहीं ज्यादा आ रही है और प्रोसेसिंग में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार द्वारा ज्यादा ऋण लेना पड़ रहा है।
और आइए बात करते हैं अगली खबर की। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। बजटेतर उधार का मतलब है उन उधारियों से जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता, भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता हो। इस तरह से राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है। सरकार बजट रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा लिया गया उधार। सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 293 के उपबंध 3 के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। इस अनुच्छेद के मुताबिक यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना। इसके अलावा बजटेतर उधार के कई तरीके हैं। राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस बॉन्ड, घरेलू या विदेशी बाजार से उधार लेना आदि। इसका प्रभाव ये है कि एक छुपी हुई देनदारी है जो सरकार को कर्ज के जाल में फंसा सकती है। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच और रिपोर्ट नहीं की जाती है। अगला टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 5 वर्ष पूरे हुए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 में संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इस पर भारत सरकार का 100% स्वामित्व है। इसका विजन ये है कि भारत के आम जन को अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाई जाए। इसका काम है बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच संबंधी बाधाओं को दूर करके एवं लागत को कम करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत किया गया है। साथ ही इस बैंक को देश में भुगतान बैंक संबंधी कार्य करने के लिए RBI से विधिवत लाइसेंस प्राप्त है। ये एक अनुसूचित भुगतान बैंक है। ये बचत और चालू खाते, विप्रेषण एवं धन अंतरण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ये 3 प्रकार के खातों की सुविधाएं प्रदान करता है: सफल, सुगम और सरल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की उपलब्धियां ये हैं कि देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं। इनमें आकांक्षी जिलों में खोले गए 96 लाख खाते भी शामिल हैं। 1,90,000 डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमीट्रिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा पूरे देश में डाकघर नेटवर्क के माध्यम से 1,37,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सामने काफी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि बैंक को निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कम वित्तीय साक्षरता और खराब बुनियादी ढांचा है। भुगतान बैंकों को नचिकेत मोड़ समिति ने निम्न आय समूहों और छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी। भुगतान बैंक 1 लाख रुपए तक की मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल भुगतान या खरीदारी, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर जैसी अन्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। पेमेंट बैंक फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, आवर्ती जमा या किसी भी प्रकार के NRI जमा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकते या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। लेइसिते पंथ निरपेक्षता की फ्रांसीसी अवधारणा है। लेइसिते द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और अधिकार हैं। सभी के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसमें शामिल है विश्वास करने या न करने की स्वतंत्रता, किसी धर्म का पालन करना, नास्तिक होना या अनीश्वरवादी होना। इसके अलावा दूसरा है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों और लोक सेवाओं द्वारा तटस्थता का पालन। इसमें सभी नागरिकों के प्रति उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, चाहे उनकी आस्था और प्रतिबद्धता कुछ भी हो। लेइसिते द्वारा गारंटीकृत प्रतिषेध किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रतीकों या कपड़ों के माध्यम से अपनी धार्मिक संबद्धता प्रकट करने की मनाही है। इसके अलावा प्रशासन, लोक सेवाओं आदि के कर्मचारियों और एजेंटों को संकेतों और कपड़ों के माध्यम से अपने धार्मिक, राजनीतिक या दार्शनिक विश्वासों को प्रकट करने तथा धर्मांतरण समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होती है।
अगला टॉपिक है यूरेनियम संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम के भंडार में बढ़ोतरी की है। वेपन ग्रेड यूरेनियम का मतलब है यूरेनियम 235 को 90% से अधिक संवर्धित करने से है। यूरेनियम का संवर्धन खनन किए गए अधिनियम से उपयोगी परमाणु ईंधन बनाने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए प्राकृतिक यूरेनियम में U235 का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम में श्रृंखला अभिक्रिया करने में सक्षम यूरेनियम 235 समस्थानिक केवल 0.7% होता है। विद्युत उत्पादन करने वाले ज्यादातर परमाणु रिएक्टर्स को केवल 3 से 5% यूरेनियम 235 संवर्धित ईंधन की आवश्यकता होती है। जब यूरेनियम में U235 को 20% से ज्यादा संवर्धित किया जाता है तो उसे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम माना जाता है। यूपीआई के दायरे में विस्तार हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली में लेन देन के लिए बैंकों द्वारा जारी पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइंस भी शामिल होंगी। पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइंस बैंकों द्वारा पहले से मंजूर उधारी सीमा है, जिसे ग्राहक किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। अभी तक यूपीआई प्रणाली के जरिए केवल बैंक खाते में जमा राशि का ही लेन देन किया जा सकता था। यूपीआई 24 घंटे मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान में यूपीआई की 75% हिस्सेदारी है। हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी गई थी। अगला टॉपिक है गुजरात घोषणा पत्र। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज गुजरात घोषणा पत्र के रूप में जारी किया है। इसमें देशज ज्ञान, जैव विविधता तथा पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। ये दस्तावेज पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अगला टॉपिक है संदेश ऐप। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पुलिस केवल संदेश ऐप के माध्यम से ही कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसे व्हाट्सएप की तर्ज पर विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है काइलिंग्स्किया झांगी। शोधकर्ताओं ने काइलिंग्स्किया झांगी के लगभग 520 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की जांच की है। ये जीवाश्म चीन में पाए गए हैं। नए शोध से ये काइलिंग्स्किया के सिर पर 3 आंखें थीं। उसके 2 पंजे भी थे, जिनका उपयोग वो संभवतः शिकार को पकड़ने के लिए करता था। ये जीवाश्म कैम्ब्रियन चांगजियांग बायोटा का हिस्सा है, जो असाधारण रूप से संरक्षित जानवरों का एक समूह है। काइलिंग्स्किया ऑर्थोपॉड्स वर्ग से संबंधित है। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना का लक्ष्य 2023-26 के दौरान लगभग 1,69,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। पीएम दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। ये हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति तथा कूड़ा बीनने वाले स्वच्छता कर्मियों को शामिल किया गया है। ये योजना अपस्किलिंग या रीस्किलिंग, लघु अवधि के प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक कोर्स प्रदान करती है। योजना के लिए 18 से 45 आयु वर्ग के लोग पात्र हैं। इसके तहत ओबीसीज के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम और ईबीसीज के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इन्हें स्टाइपेंड या मानदेय के तौर पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण में 80% और उससे अधिक उपस्थिति दर्ज कराने और प्रशिक्षुओं के लिए प्रति प्रशिक्षु 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह तक है। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। चंद्रमा पर सूर्यास्त के साथ ही प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड अवस्था में चला गया है और साथ ही इसके पेलोड भी ऑफ कर दिए गए हैं। ऐसा चंद्रमा के रात्रिकाल का सामना करने के लिए किया गया है, क्योंकि रात्रिकाल में चंद्रमा का तापमान गिरकर -200 डिग्री तक चला जाता है। चंद्रमा पर एक रात की अवधि 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। इसके अलावा इसरो ने एक हॉप प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस प्रयोग के तहत लैंडर विक्रम ने स्वयं को चंद्रमा की सतह से लगभग 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इससे भविष्य में चंद्रमा से सैंपल एकत्र कर पृथ्वी पर लाने और भावी मानव मिशन में मदद मिलेगी।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। उन्होंने 1928 में आंध्र महासभा में भाग लिया था। वर्ष 1931 में उन्हें लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक सहयोग के लिए समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1946 से 52 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में उन्हें जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार मिला और 1931 में नाइट बैचलर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। उनके व्यक्तित्व के मूल्य थे निष्पक्षता, करुणा और ईमानदारी। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। वनुआतू, यहाँ की राजधानी है पोर्ट विला। हाल ही में वनुआतू में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। ये दक्षिण पश्चिमी महासागर में स्थित है। इसमें 13 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जो फिजी के पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित हैं। इसके प्रमुख द्वीप हैं बैंक्स द्वीप समूह में वनुआ लावा, सांता मारिया आदि। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें ऊबड़ खाबड़ पहाड़, ऊंचे और कम ऊंचे पठार, छोटी पहाड़ियां, कोस्टल वेदिकाएं और अपतटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ये द्वीप प्रकृति में ज्वालामुखीय हैं। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वानुआतू का उच्चतम बिंदु है टबवेमसाना और प्रमुख नदियां हैं जॉर्डन और साराकाटा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।